हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए सेशन में। तो अपने रूट वर्ड्स की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हुए अभी हम बात करने वाले हैं कुछ नए रूट वर्ड्स के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट वर्ड्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो रूट वर्ड्स आपको वोकैब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोकैब की पहचान करने में आपको एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड और फ्रेजर वर्ब के लिए आपको रूट वर्ड्स की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको रूट वर्ड्स का ज्ञान नहीं होगा अच्छे से, तो आप शब्दों को पहचानने में काफ़ी मिस्टेक कर सकते हैं और इससे आपकी ओवरऑल वोकैब लर्निंग कैपेसिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो आज के हम सबसे पहले अपने रूट वर्ड पर बात कर लेते हैं, जो कि है डिस। तो डिस जिसके साथ भी प्रीफिक्स हो जाता है, तो ये वर्ड हम प्रीफिक्स करेंगे। बहुत सारे शब्दों के साथ प्रीफिक्स होता है डिस वर्ड जो है। और एक बार मैं लिख लेता हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स। तो रूट वर्ड या तो हम प्रीफिक्स करते हैं या सफिक्स करते हैं किसी के साथ। तो जो डिस का जो मीनिंग है वो यहाँ पर निकल के आता है बैड। तो अगर किसी के साथ भी डिस प्रीफिक्स हो जाता है तो वहाँ पर उसका मीनिंग बैड या नेगेटिव सेंस में चला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। डिसफंक्शनल, जैसे कि एक वर्ड है हमारा डिसफंक्शनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है। तो फंक्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ अपनी चालू अवस्था में है, कोई भी वस्तु या मशीन, तो वो अच्छे से फंक्शन कर रही है, तो उसको हम फंक्शनल कहते हैं। और इसके साथ अगर आप डिस जोड़ देते हैं तो यानी कि कोई भी चीज़ जो फंक्शन करने में बेकार है या बुरी है। तो अगर फंक्शन करने में बेकार है, बुरी है, तो वो काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो वो डिसफंक्शनल हो जाती है। कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी अदर थिंग हो जो कि काम नहीं कर पा रही है, अच्छे से फंक्शन नहीं हो पा रही है, तो उसको हम डिसफंक्शनल बोलते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का मीन्स जो निकल के आता है यहाँ पर, उसको हम एक बार देख लेते हैं। डिस माने एक बार फिर से बैड, और जो लेक्सिया का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है उसका सेंस यहाँ पर जाता है वर्ड से, WORD वर्ड। तो जो वर्ड को पहचानने में बुरा है उसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। वर्ड को पहचानने में बुरा, तो जो वर्ड को पहचानने में बुरा है उसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, इस रूट वर्ड से रिलेटेड। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो निकल के आता है डिसग्राफिया। तो जो डिसग्राफिया का मीन्स है यहाँ पर, तो ग्राफिया को यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं डिस से। तो जो ग्राफिया का मतलब निकल के आता है यहाँ पर वो होता है लिखावट या लिखना। तो जो लिखने में बुरा होता है उसको हम बोलेंगे, और डिस माने अगेन बैड, तो जो लिखने में बुरा होता है उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया, लिखने में बुरा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो रूट वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो रूट वर्ड्स हमारी वोकैब की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी आसान बना देते हैं, इसलिए हमको रूट वर्ड्स पे काफ़ी ध्यान देना है। तो अभी हम नेक्स्ट रूट वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जियो का मीनिंग अर्थ होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा ये रूट वर्ड है आपके जो सामने है। तो इस जियो का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे इसको, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, जियोग्राफी। सभी लोग इस वर्ड से परिचित हैं। तो जियो का जो यहाँ पर मीनिंग है वो अर्थ है, और इसके बाद जो ग्राफी का जो मतलब है यहाँ पर वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो ग्राफी का मीनिंग है वो फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर है। कुछ भी जैसे पहाड़, झरने, नदी, तालाब को हमें किसी ग्राफ पर शो करना हो तो उसी के साथ अगर हम जियो जोड़ देंगे तो ये अर्थ से रिलेटेड हो जाएगा। तो ग्राफी का जो इंडिविजुअल मीनिंग है वो निकल के आता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर जो इसका कंप्लीट मीनिंग होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अर्थ। तो हम क्या पढ़ते हैं जियोग्राफी में, अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट हैं, चाहे वो नदी, झरने, तालाब, पहाड़, जल, डमरू, कुछ भी हो, उनकी जो स्टडी है वो जियोग्राफी कहलाती है। तो ये तो हो गया जियोग्राफी। इसके बाद हम एक
नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दूसरा, वो होगा जियो सिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। तो जियो को अलग करते हैं हम, सिंक को अलग करते हैं, और क्रोन, यानी कि मैं कल आपको जो सबसे पहली क्लास हुई थी उसमें बता चुका हूँ कि जो क्रोन का मीनिंग है वो टाइम से है यहाँ पर, और सिंक कोई भी चीज़ें हम सिंक करते हैं, कोई भी इंटरनेट से लिया हुआ डाटा या फिर व्हाट्सएप का जो मैसेजेस होते हैं उनको हम अगर सिंक करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, रिकवर। सिंक का मीनिंग यहाँ पर हो गया रिकवर। और जियो का आप सभी लोग जानते हैं अर्थ से है, तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग निकल के सामने आएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो इसका कंप्लीट मीनिंग है वो है टुगेदर विद अर्थ्स टाइम। तो इसका कंप्लीट मीनिंग है टुगेदर विद अर्थ्स टाइम। तो दोस्तों नेक्स्ट रूट वर्ड पर चलने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जो पैरा का मीनिंग है यहाँ पर वो निकल के आता है बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, यानी कि किसी भी चीज़ से परे। तो बियॉन्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है परे, किसी भी चीज़ से ऊपर उठकर, किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग, उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ले लेते हैं हम। आप लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर मूवीज़ काफ़ी देखी होंगी। तो पैरानॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो इंसान होते हैं, और एक होते हैं पैरा, यानी कि नॉर्मल से अलग, नॉर्मल से परे। तो नॉर्मल से परे आप जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल लोग होते हैं, उनमें जो संलिप्त होते हैं लोग, तो वो नॉर्मल लोगों से कुछ हटके होते हैं, कुछ अलग होते हैं, नॉर्मल लोगों से बिल्कुल परे होते हैं वो। तो इसलिए जो एग्ज़ाम्पल है पैरानॉर्मल। और इसके बाद हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे खासे से परिचित हो गए इस नाम से, पैरामाउंट। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है, यानी कि माउंटेन से भी ऊपर या माउंटेन से भी ऊंचा जो है उससे भी परे जाके। तो पैरा को सोच के आपको एक और वर्ड ध्यान में आ रहा होगा, पैरा ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक से भी परे जाकर जो चीज़ है वो जो दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं उनके सम्मान के लिए इसको पैरा ओलंपिक नाम दिया गया है। यानी कि जो ओलंपिक से भी ऊपर है, ओलंपिक से भी परे जाके है, उसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक। तो इसी तरह से अभी हम कुछ नेक्स्ट वर्ड्स पर काम कर लेते हैं, कुछ अगले शब्दों पर काम कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड निकल के आया है पैरी। तो पैरी जो है उसको हम बोलते हैं अराउंड, और पैरा जो होता है वो होता है बियॉन्ड, यानी कि पैरा और पैरी, यानी कि बाई द एज ऑफ। तो जिस तरह से पैरा के काफ़ी शब्द हैं, पैरा मिलिट्री, पैरा बियॉन्ड, पैरा माउंट, पैरा ओलंपिक्स, पैरा एथलीट, तो उसी तरह से पैरी के भी हम काफ़ी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो है हमारा पैरी मीटर। तो हम काफ़ी बार बोलते हैं कि इस चीज़ का या किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या है, यानी कि परिमाप क्या है। तो इसका जो मीनिंग निकल के सामने आएगा वो होगा मीजरिंग अराउंड। तो हम किसी भी चीज़ की अगर परिमाप लेते हैं तो वो उसके एजिस से लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए इसी के साथ पैरी जुड़ा हुआ है मीटर के साथ। तो ठीक उसी तरह हम एक और नया वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, क्रोनोमीटर, CHRONO मीटर, METER। तो क्रोन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम से है, और उसके साथ हमने मीटर जोड़ दिया तो मीजरिंग का सेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसका कंप्लीट सेंस हो गया मीजरिंग ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को मीज़र करना ही क्रोनोमीटर कहलाता है। तो अभी हम एक और नया वर्ड ले लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गायरोमीटर। तो आप सभी लोग गायरोस्कोप से परिचित होंगे। तो वो एक स्पिनिंग व्हील होता है जिससे कि किसी भी वस्तु के कोणीय संवेग, यानी कि उसकी
स्थिति, दिशा, झुकाव को मापने का काम जो होता है। तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग होगा वो होगा मेजरिंग टर्निंग, TURNING। तो इसके बाद अभी हम एक और नए वर्ड पर काम करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है साइज़मोमीटर। तो एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, SEISMOMETER। तो जो यहाँ पर साइज़मो का जो मीनिंग है वो है, आप जैसा कि सभी लोग, बहुत से लोग परिचित होंगे, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। तो जो भूकंप को मापता है उसको हम साइज़मोमीटर कहते हैं। तो मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नई वीडियो आए